नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में तृतीय योगात्मक आकलन ऐसे 3 आरकेएसएमपी परीक्षा का जो आज 29 तारीख को परीक्षा का आयोजन हुआ है, कक्षा 7 विषय हिंदी को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी सारी जो संदेह है वो आपका क्लियर हो जाए। तो इसमें देखिए, ये जो है आपका 30 प्रश्न है और समय जो है वो 60 मिनट का था। इसमें पहला प्रश्न है कि नृत्यांगना भाव भंगिका के साथ नाच रही थी, दी गई पंक्ति में भाव भंगिका शब्द का अर्थ है। तो इसमें देखिए, भाव भंग करना, भाव का अभाव, भाव समझना या फिर हाव भाव। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा हाव भाव। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। अब शुद्ध शब्द में देखिए, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है सृष्टि, एक दे रखा है सृष्टि, षष्ठी और सृष्टि। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है सृष्टि, वो आपका आंसर हो जाएगा ए, सृष्टि। तीसरा प्रश्न है कम बोलने वाला। अब कम बोलने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए केवल एक सही शब्द जो है वो कौन सा है? तो देखिए, अल्पबुद्धि उसे कहते हैं जो कम बुद्धि वाला होता है, अल्पभाषी उसे कहते हैं जो कम बोलने वाला होता है, अल्पज्ञ होता है जो कम ज्ञानी होता है, और वाचाल होता है जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। तो इसमें अपने पूछा है कि कम बोलने वाला शब्द कौन सा है। कम बोलने वाला जो वाक्यांश के लिए शब्द है वो हो जाएगा अपने अल्पभाषी। आगे है चौथा प्रश्न कि विस्तार का विलोम शब्द है। तो विस्तार जो है, विस्तार का मतलब होता है बहुत जगह ज़्यादा में फैला हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संक्षेप। पांचवा प्रश्न है कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए, यहाँ पे जो सावधानी शब्द है वो जो है शब्द है सावधान। शब्द क्या है? सावधान। इसमें अगर ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये सावधानी बन जाता है। तो यहाँ पर सीधा सिंपल सा दे रखा है कि यहाँ पे अपना जो ई है वो सही आंसर है, ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। छठा प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्य में क्रियापद का चयन कीजिए। बालक पेड़ से गिर पड़ा। अब बालक पेड़ से गिर पड़ा, तो यहाँ पर इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो इसमें क्रियापद आपको मैं बता दूँ, क्रियापद जो है वो वाक्य के हमेशा अंत में आता है। तो गिर पड़ा इस वाक्य में जो है वो यहाँ पर क्रियापद है। सातवां प्रश्न है कि एक गरीब किसान के 2 बेटे थे, दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे। किसान को अपने दोनों बेटों पर खालिस्तान था। अब दोनों बेटे जो हैं उन पर किसान को क्या था? अफसोस था, नाराज़गी थी, गर्व था या क्रोधित? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर गर्व था। किसान को अपने दोनों बेटे पर जो है वो क्या था? गर्व था। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने वाली पंक्ति है। तो वाक्य को पूरा करने वाली जो पंक्ति है उसको देख लेते हैं। वह इतना धीरे चल रहा था। अब देखिए, यहाँ पर धीरे चलने की बात की है, जैसे मानो यहाँ पर ऑप्शन दिया है खरगोश तेज दौड़ा था, यहाँ पर दौड़ जो रहा था वो तेज है, इसकी प्रकृति जो है वो तेज है, तो धीरे इसके विपरीत हो गया, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। कछुआ चल रहा हो। अब कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वह, मानो जैसे कोई कछुआ चल रहा हो। आगे जो है वो एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का आंसर देना है। तो दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के उत्तर दीजिए। एक जंगल में एक पारिजात का पेड़ था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, पारिजात को भी अपने गुणों का पता था। नीले आसमान में सिर उठाए शान से खड़ा था, मानो पेड़ों का सरताज हो। वह जब बहार के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता था। तो ऐसा लगता मानो किसी ने आकाश के सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांग दिए हों। नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदवन बन जाता। सतरंगी शोले ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड के झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती और जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो इसमें प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 9 कि जंगल में किसका पेड़ था। अब इसमें सीधी सिंपल सी बात है, जंगल में किसका पेड़ था? पारिजात का पेड़ था।
आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि पारिजात स्वयं को क्या समझता था। अब इसमें देखिए पेड़ों का सरताज वो अपने आप को समझता था, तो इसमें आंसर हो जाएगा स, पेड़ों का सरताज। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। अपने मित्रों से शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। 11वां प्रश्न है कि वह अनगिनत फूलों से कब लद जाता था। तो जब बाहर आती थी तब वो अनगिनत जो है वो फूलों से लद जाता था। 12वां प्रश्न है कि तितलियां क्या करती थी। तो इसमें देखते हैं, तितलियां जो है वो डालों पर गाना गाती थी, कुछ नहीं करती थी, फूल ले जाती थी, फूलों को पराग ले जाती थी। तो इस गद्यांश में पढ़ा कि जाते जाते वह कुछ फूलों का जो है वो पराग जो है अपने साथ ले जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द। 13वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से एक अर्थ वाले शब्द का सही समूह चुनिए। अब सही समूह चुनना है, जो गलत है उनको एक तरफ कर देना है। तो देखिए सबसे पहली बात जो ए ऑप्शन है वही सही है, आना, तो इसका विपरीत क्या होता है, जाना। जबकि सोना, चलना, पाषाण, पाहन, उठना, दौड़ना, ये सभी जो है वो क्या है, गलत है। तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आना, जाना, मतलब ए ऑप्शन जो है। 14वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब देखिए अशुद्ध शब्द को अपने को यहाँ पे छांटना है। संसार में यह बीमारी कोरोना वायरस के कारण फैली थी। अब इस जो वाक्य, ये जो वाला वाक्य दे रखा है, इस वाक्य में अपने को कौन सा शब्द नीचे दे रखे हैं, उन शब्दों में अपने को छांट कर यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो देखिए जो बीमारी शब्द है, ये बीमारी शब्द यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बीमारी जो है वो इस प्रकार लिखा जाता है, ये शुद्ध जो है वो लिखा जाता है, बीमारी जो शब्द है वो शुद्धिकरण लिखा जाता है, बी, मा और री, इस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है। जबकि इस शब्द में आपके जो री की मात्रा है ये वाली वो छोटी लगी हुई है, इस वजह से ये शुद्ध जो है वो अशुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बीमारी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, दूसरों पर उपकार करने वाला, इसके लिए जो शब्द है वो कौन सा है। तो जो दूसरों को उपकार करता है उसे कहते हैं परोपकारी। 16वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। अब देखिए विशेषण वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, वह विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर वाक्य दे रखा है, रेखा सुरेखा बुद्धिमान बहिनें हैं। तो यहाँ पर जो है वो शब्द आया है सुरेखा, बहिनें, रेखा और बुद्धिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमान, ये इसका विशेषण है। अगला प्रश्न है कि वाक्य में क्रिया शब्द है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, क्रिया वह शब्द होता है जो वाक्य को अंत में जो है वो प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए इसमें अतिथि के घर का दरवाज़ा खटखटाया, खटखटाना या खटखटाया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब, खटखटाया। 18वां प्रश्न है कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्ण विराम चिन्ह जो है वो इस प्रकार का, एक जैसे एक सीधा डंडा होता है वैसे इस पूर्ण विराम का चिन्ह का ये प्रतीक होता है, सिंबलिक होता है। तो ये वाक्य के अंत में हमेशा प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, वाक्य के अंत में। आगे देखते हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 21 तक के उत्तर दीजिए। सच्चा मित्र एक शिक्षक के समान होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप के गर्त में गिरने से बचाता है। मानव जीवन अत्यधिक रहस्यपूर्ण है, अधिक रहस्यपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर भी उपस्थित हो जाते हैं जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका मन तेज गति से पाप की ओर दौड़ता है। ऐसे समय में मित्र का उपदेश अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना किसी का नहीं। तो 19वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हृदय पर किसके उपदेश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र का, क्योंकि मित्र ही जो है उसको सन्मार्ग की ओर ले जाता है। आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र किसके समान होता है। तो एक सच्चा मित्र जो है वो शिक्षक के समान होता है।
क्योंकि जैसे शिक्षक अपने छात्र को, अपने विद्यार्थी को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र जो है अपने मित्र को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक। 21वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मित्र का उपदेश होता है, तो मित्र का उपदेश जो है वो कल्याणकारी होता है। 22वां प्रश्न है कि बहुवचन शब्द का कौन सा विकल्प नहीं है, तो इसमें आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन दे रखा है नीतियाँ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रीतियाँ, तीसरा दे रखा है विधि और चौथा है विधियाँ। तो यहाँ पर जो है वो बहुवचन जो नहीं है वो है अपना विधि, क्योंकि इसका बहुवचन जो है वो ये वाला होता है विधियाँ। 23वां प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। अब शुद्ध शब्द की बात करते हैं तो ये वाला शब्द भी जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। कृपा जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए। इसी प्रकार 24वां प्रश्न जो है दिए गए शब्दों में से जलद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मैं आपको कुछ जानकारी इसके लिए आंसर बताने से पहले बता देता हूँ। देखिए, जिसके अंत में द शब्द प्रयुक्त होता है वे हमेशा सारे के सारे जो हैं वो बादल के पर्यायवाची शब्द होंगे। जिस शब्द के अंत में जय लग जाता है वे सभी जो हैं वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई, ये थोड़ा ध्यान रखें। मैं फिर से बता देता हूँ, जिसके अंत में द लगता है वो सारे बादल के पर्यायवाची होते हैं और जिसके अंत में जय लगता है वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सूरज है, ये आंसर बिल्कुल इसका नहीं होगा। पंकज है, ये कमल का पर्यायवाची है। नीरज है, ये भी कमल का पर्यायवाची है। जबकि यहाँ पर जलद मतलब बादल का पर्यायवाची पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने नीरद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीरद। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि लालटेन पंखों वाली उड़े अंधेरी रात, ना तेल ना बाती, जाड़ा या बरसात। पहले के अनुसार लालटेन क्या है। अब लालटेन देखिए, इनमें ऑप्शन दे रखा है पक्षी, पतंग, तारे या जुगनू। जुगनू जो है चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, उसके एक प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई एक लाइट है जो हल्की सी मंदम मंदम जो है वो जलती रहती है। तो ये पंक्ति जो है वो जुगनू के लिए प्रयुक्त की गई है। 26वां प्रश्न है कि दी गई पहेली में किसके बारे में कहा गया है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो यहाँ पर देखिए, लाख मोती, अब मोती के जैसी जो है वो कौन सी फसल है, वो मोती की जैसी वाली फसल है मक्का। तो यहाँ पर इस मक्का के बारे में आपके यहाँ पर जो है वो बताया गया है। 27वां प्रश्न है कि पहेली की पंक्तियों में संदर्भित संदेश है। एक एक अंगुली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो चलो हमारे साथ। तो इसमें देखिए, ताकत की बात कर दी, ताकत मतलब शक्ति का प्रतीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शक्ति का संदेश। क्योंकि यहाँ पर साथ नहीं चलने, ये आंसर भी नहीं होगा, आज़ादी का संदेश भी नहीं होगा, असंगठित रहने का संदेश भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर संगठित रहने का संदेश आता तो अपना आंसर ये बिल्कुल ठीक था, परंतु यहाँ पर असंगठित आया मतलब शक्ति को बिखेरने की बात की है, और यहाँ पर जो है वो बात कर रहा है ताकत की मतलब शक्ति को इकट्ठा करने की। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शक्ति का संदेश। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 30 तक के उत्तर देना है। मौसम आज पतंगों का है, नभ से में राज पतंगों का है, रंग बिरंगी पतंगों का है, मौसम नई उमंगों का है, निकले सब ले डोर पतंगे, उड़ा रही शोर पतंगे। अब देखिए, यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आज मौसम है। तो यहाँ आज मौसम किसका है, पतंगों का है। आज मौसम किसका है, पतंगों का है। आप यहाँ इस लाइन पे देख सकते हैं, आज मौसम पतंगों का है। 29वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आकाश में किन रंगों की पतंगे हैं। तो देखिए, रंग बिरंगी पतंगों का है मौसम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रंग बिरंगी। इसी प्रकार जो है वो 30वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सबके हृदय में कैसा भाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा पतंग उड़ाने की चाह है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और अगर कोई भी डाउटफुल प्रश्न रहा हो आपके मन में तो वो भी कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका जो है वो पूरा सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और
ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।